How to there are different aspects of a simple linear regression. Firstly, when we are calculating error, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं एरर बेसिकली अगर बात की जाए तो फोरकास्टेड और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस होता है, ठीक है, हर डेटा पॉइंट पे. इट इज़ नॉट ओवरऑल एरर को हम जो आपका डिफरेंस ओवरऑल आता है तो उसको आप उसका मीन ले लेते हैं. बट sometimes difference between actual and predicted is very large for certain data points. कुछ डेटा पॉइंट्स में एक्चुअल और फोरकास्टेड में डिफरेंस कम होगा, लेकिन कुछ दूसरे पॉइंट्स में मे बी ये बहुत ज़्यादा हो. उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल एवरेज बहुत ज़्यादा आ सकता है. मिसाल के तौर पे दो बच्चों का अगर डाटा है, एक बच्चा ठीक है, हम कहते हैं उसका सब दोनों का अगर 3 kg वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट. अब दोनों 0.75 kg या 1 kg पर मंथ के लिहाज से बढ़ रहे हैं, लेकिन 6 माह बाद 7th मंथ में जो चाइल्ड 1 है उसका वेट यकदम से बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ है या जो बड़े आप कह लें उसे. तो इसका मतलब हमारा एक्चुअल और प्रेडिक्टेड जो है ना फोरकास्टेड में उसमें फ़र्क आ गया. हमने फोरकास्ट किया था कि ये 1 kg के हिसाब से ही बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ. तो अब हम जब हम एक डाटा पॉइंट को पे एरर, हर डाटा पॉइंट पे एरर कैलकुलेट करें, लेकिन हमने देखना है ओवरऑल एरर. तो अब जब ओवरऑल एरर कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया वो हमारे ओवरऑल एरर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा. तो हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर एरर लेते हैं. रूट मीन स्क्वायर एरर में कुछ भी नहीं है अजाफी, आप जब जो स्क्वायर्ड एरर लेते हैं उसका स्क्वायर रूट है ना, आप जो मीन एरर लेते हैं उसका स्क्वायर रूट है ना, ठीक है. सो बेसिकली आपने इसका अगर एक्सेल में देखा जाए तो यू आर टेकिंग एवरेज हेयर and you and when whatever the value comes here you are taking the square root of that average error, ठीक है. और ये एवरेज जो एरर है ओवरऑल एरर है, ठीक है, और इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो नॉर्मलाइज होकर एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाती है. सो दिस इज़ द स्टोरी है कि जब आप पॉइंट बाई पॉइंट एरर को कैलकुलेट कर रहे हो तो एक एक्सट्रीम पॉइंट जो आपकी जो रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा हिला सकता है. ओके, rest of them are just some other statistical error. I will just skip that for right now, but the common thing, most important thing to discuss is कि इसमें pitfalls क्या हैं, यानी कि इसके में ऐसी चीज़ें जो अनअवॉइडेबल हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन में. सबसे पहली बात ये कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल अगर दो वेरिएबल्स आपस में लीनियरली रिलेटेड नहीं हैं, जैसे कि हमने बात की कि आइसक्रीम की सेल इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से आइसक्रीम की सेल इंक्रीज़ हो रही है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे जैसे जिस रेशियो से टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रोपोर्शनली आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है, या एज और वेट वाली एग्जांपल में भी हम ये करें. लेकिन थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल ऐसा नहीं होने वाला. देयर विल बी अ टाइम जबकि ये पैटर्न डिस्टर्ब होगा, ये लीनियर नहीं रहेगा. या तो एक वेरिएबल में चेंज से दूसरी वेरिएबल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है, या उसमें चेंज की प्रपोर्शन कम हो जाएगी. इन आइदर केस द रिलेशन विल नॉट बी लीनियर एनी मोर. तो ये एक इसका जो है ना पिटफॉल है. ये फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो यही है बेसिकली, ठीक है. ये एक पिट कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल आपका रिलेशन जो ना लीनियर नहीं रहता. ओके. सेकंड थिंग इज़ द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर. आउटलायर एक वैल्यू भी होना, यानी एक्सट्रीम वैल्यू, चाहे वो ज़्यादा है, बहुत बड़ी है या बहुत कम है, जो फाइनली वो आपके कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इट विल रिजल्ट इन टू अ ग्रेटर एरर. क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला है वो बहुत फिक्स है. आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग टू कोफिशिएंट्स इनटू योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा फार्मूला था ऊपर. सो अल्टीमेटली हमारे कोफिशिएंट्स तो फिक्स हैं, लेकिन जो एक एक्सट्रीम
value of independent variable will result into very great hike or very great error actually, high error. अच्छा, इसको अब अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इसके लिए लोगों ने डिफरेंट मैकेनिज्म्स डिवाइस किए हुए हैं. मसलन इसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू अवॉइड द फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था हमारा, ये था कि रिलेशनशिप लिनियर नहीं रहता. ओके, हम इसको कैसे कर सकते हैं? जनरल आइडिया यहाँ पे ये है, जनरल आइडिया ये है कि हम नॉर्मलाइज कर लें या उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लें. मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर बात की है, फॉर एग्जांपल जब एज और वेट की हम रेशो लेते हैं तो हो सकता है पहले 10 साल में उसका वेट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, जो लीनियर फैशन में भी बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स वो वेट स्टेबल हो जाएगा. फिर शायद सालों में कुछ केजीज बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लीनियर ही बढ़ता रहेगा. महीने के अगर पर मंथ की बात की जो पहले 6-7 जो है पर मंथ की वजह से, तो वो शायद लीनियर रहे, लेकिन उसके बाद वो लीनियर नहीं होगा, आस्ता आस्ता फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, स्टेबल होना शुरू हो जाएगा. तो अब हमने उसमें ब्रैकेट्स बना ली. मतलब इसने कहा 0 to 1 year, 2 to 4 years एंड सो ऑन. इस तरह जैसा 20+ ईयर है. आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस एरा के लिए या किस ब्रैकेट के लिए आपने लीनियर रिग्रेशन रन करना है. यू कैन नॉट रन ऑन एनी पर्सन जो कि 20 साल का है या 15 साल का है, इक्वली उसके साथ जो कि अभी पैदा हुआ है. तो आप तमाम डेटा को एक तरह से नहीं रिलेट कर सकते लीनियरली. तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप वो ब्रैकेट्स डिफाइन करें जिसमें आपको लगता है कि इनको हम लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज, सेकेंड प्रॉब्लम था हमारा प्रेजेंस ऑफ आउटलायर. और आउटलायर के होने से भी एक्सट्रीम वैल्यू होने की वजह से आपके एरर अल्टीमेटली ज़्यादा आएंगे. एक वे है कि आप उसको नॉर्मलाइज कर लें, वैल्यूज़ को नॉट एरर. हम वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करेंगे. मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे वो उसने मिसाल दी है, अगर किसी की एज 12 की बजाय 1200 मिस टाइप हो गई है, बट नॉर्मलाइजेशन ऐसी टेक्निक है कि उसमें वो इट विल बी नॉर्मलाइज टू 12, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हम उसको एक रेंज में लेकर आते हैं अल्टीमेटली. सो इसका मतलब है कि हम जो मिस टाइप या आउटलायर हैं उनको नॉर्मलाइज कर सकते हैं. ये 99 परसेंटाइल वैल्यू तक आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं. दूसरा, आप फ्लैग्स क्रिएट कर लें. दूसरा सोल्यूशन ये है, ये आउटलायर्स के लिए सोल्यूशन है. मसलन इधर एग्जांपल दी हुई है, ये बैंकिंग सिस्टम से एग्जांपल दी हुई है. मसलन वो कहता है नॉर्मलाइज करें बट क्रिएट अ फ्लैग मेंशनिंग दैट अ पर्टिकुलर वेरिएबल वाज नॉर्मलाइज्ड. मसलन इसमें अब हमें ये फ्लैग या ये साथ में फ्लैग इज़ जस्ट लाइक अ कमेंट, कि आप साथ कमेंट कर दें कि यार ये एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, ये नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने इसे नॉर्मलाइज़ किया. इसका फ़ायदा क्या है? मतलब आपको उसका यहाँ फ़ायदा बता रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा वैल्यू नॉर्मलाइज करके अब आपको उसका फ़ायदा हो. समटाइम्स एक्चुअल वैल्यू में भी फ़ायदा होता है. इधर बड़ी मज़े की एग्जांपल दी है. वो कहता है कि फॉर एग्जांपल वाई फोरकास्टिंग द क्रेडिट लिमिट आपने फोरकास्ट करनी है, प्रिडिक्ट करनी है. सिनेरियो है जहाँ पे 9 लोगों की इनकम है 5 लाख पर एनम, और एक जो 10वां बंदा है उसकी है 50 है, यस 50 लाख डॉलर्स पर एनम, और दोनों इक्वली कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ओके, अच्छा, एंड अ क्रेडिट लिमिट ऑफ 50 लाख इज गिवन फॉर ईच. सबको मैक्सिमम जो क्रेडिट लिमिट जो दी है वो कितनी है? 5 लाख, 50 लाख दी हुई है. ओके, let us assume that the credit limit is given to a person is the minimum of 10 times their income. हम कहते हैं जो 5 लाख कमा रहा है, अगर उसके पास इतने पैसे हैं तब हम उसको क्रेडिट कार्ड देंगे, और वो 10 टाइम्स तक जो है ना विदड्रॉ करवा सकता है. जस्ट रिमेंबर ये 9 लोगों के पास इतनी इनकम है एनुअल, और एक 10वां जो एक बंदा है उसके पास 50 लाख है, और ये 50 लाख उसके ही बराबर है जो एक्चुअली टोटल लिमिट अलाउेबल है. ठीक है, ओके, 10 टाइम्स होगी, यानी कि ये इतनी होगी, 50 लाख तक निकलवा सकता है कोई बंदा. रनिंग अ लीनियर रिग्रेशन ऑन दिस वुड रिजल्ट इन अ स्लोप बीइंग क्लोज टू 10 बट अ नंबर लेस देन 10.
बिकॉज 1% गोट अ क्रेडिट लिमिट ऑफ इतनी, इवन दो देयर इनकम इज 50 लाख उनकी ऑलरेडी इनकम है. इन सच केसेज वी इफ वी हैव अ फ्लैग दैट नोट्स दैट द 50 lakh income person is an outlier, the slope would have been closer to 10. तो बेसिकली कहानी ये यहाँ पे ये है कि अगर आपने आपने एक ट्रेंड बनाया हो ना, फोरकास्ट कर रहा है सिस्टम. अब उसमें मेजोरिटी के पास इनकम है 5 लाख. कोई एक बंदा है उसमें सिर्फ जिसके पास पैसे बेताश है. अब उसको तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वो उसकी 50 लाख इनकम है, आप उसको 50 लाख का ही कर्जा दे रहे हैं. हाँ, 5 लाख वालों को फ़ायदा है. तो आपने जब इसको मॉडल कर रहे हैं, तो मॉडल करने में क्या है, मॉडल करने में आपको वो जो स्लोप ये सजेस्ट कर रही है कि ऑन एवरेज जो ना 50 लाख तक ही हमारा कर्जा जाता है. ठीक है. अब इस स्लोप में जो 10वां बंदा है वो स्किप हो गया, क्योंकि वो एक ही एक्सेप्शन है. एक्चुअली तो उसे 50 लाख का मतलब उसे 5 करोड़ तक कर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वो चूंकि आपकी ट्रेंड में नहीं आता कहीं पर, क्योंकि आप स्लोप को अगर 5 करोड़ तक एक्सटेंड करते तो वो बहुत ज़्यादा लिमिट होती है. क्योंकि फोरकास्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर का बता रहे हैं. अब एक्चुअली आपने दिया नहीं है, तो आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि पहले हमारे पास जितने कस्टमर हैं ये उनका ट्रेंड है कि 50 लाख तक वो खर्च करते हैं. ओके. सो कहता है इस केस में इट विल बी बेनिफिशियल कि आप उस 50 लाख वाली को नॉर्मलाइज करें, लेकिन उसको फ्लैग कर लें कि हमने ये नॉर्मलाइज की है. ठीक है. एंड दिस वाज एक्चुअली आउटलायर, तो उसको सेपरेटली ट्रीट करने के लिए उसको जो ना इससे करते हैं. Outlier flagging is a special case of multivariate regression where there can be a multiple independent variables within one regression. Okay. आगे आ रही है बेसिकली जो कहानी वो है मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन की. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट होता है. ठीक है. लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे किसी की डिपेंडेंसी हो. एक से ज़्यादा पे भी हो सकती है. इसकी क्लासिक एग्जांपल आइसक्रीम सेल्स की है. आइसक्रीम सेल पे हमने पहले कहा था जी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते तो आइसक्रीम की सेल इंक्रीज़ कर देते, लेकिन वीकेंड है या नहीं, प्राइस ऑफ द आइसक्रीम, ब्रांड ऑफ द आइसक्रीम, और इसके अलावा लोकेशन भी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आइसक्रीम की सेल डिपेंड करती है. सो इसका मतलब है रियल वर्ल्ड में देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. वीकेंड होना ना होना एक इंडिपेंडेंट. आप देखिए वीकेंड्स पे शॉपिंग मॉल्स पे ज़्यादा रश होता है. इसके अलावा प्राइस क्या आइसक्रीम की उस पर भी डिपेंड करता है. इसमें हमारी क्वेश्चन ये हो जाएगी बेसिकली दिस हेयर वी आर एक्चुअली असाइनिंग वेट. तो इसे मैं वैसे दूसरे टर्म्स में बात करूँ तो ये एक वेटेड लीनियर रिग्रेशन भी आप कह सकते हैं, मल्टीवेरिएट भी कह सकते हैं, वेटेड भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें. हम क्या करते हैं इसमें हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक वेट असाइन कर देते हैं. वी डोंट हैव स्लोप हेयर, क्योंकि स्लोप तब बनती है जब आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल हो. अब यहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो दो से ज़्यादा हो रहे हैं तो स्लोप तो इसमें से हमारी हो गई ख़त्म. अब हमारे पास सिर्फ रह गया बायस, यानी स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. बायस वाज वो वैल्यू जो कि हम स्टार्ट में एज्यूम करते हैं. ओके. रैंडम भी आप एज्यूम कर लेते हैं समटाइम्स, तो वो आस्ता आस्ता एडजस्ट हो जाती है स्लोप के लिए. अच्छा, अब इसमें क्या है, आपने ये डिसाइड करना है कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये x1 और x2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उनको वेटेज क्या देनी है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है टोटली. इसके लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, जैसा कि नीचे यहाँ पे बताया हुआ. ये आइसक्रीम सेल का. आइसक्रीम सेल में वो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेल्स ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू 2 इज़ द स्लोप, बायस हेयर. टेम्परेचर को 0.1 वेटेज है, प्लस वीकेंड फ्लैग को 0.2 है. अच्छा, ये दोनों प्लस हो रहे हैं और इसमें से माइनस हो रहा है प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इंटू 0.5 है. इसकी वेटेज 0.5 रखी हुई है, तो ये जस्ट वेटेज दी हुई है. और इसके मुताबिक जो ना सेल्स ऑफ आइसक्रीम कैलकुलेट हो रही है. इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो आपकी वीकेंड टेम्परेचर की इम्पोर्टेंस है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वीकेंड के फ्लैग की. और ये दोनों फैक्टर अगर आप सम अप करते हैं तो फिर ये देखना क्या बनता है, ये दोनों सम अप करके 2 में प्लस करके फिर अब देखना बनता है कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वीकेंड हो भी हो
तभी प्राइस ऑफ आइसक्रीम बहुत मैटर करती है। आप महंगी आइसक्रीम हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कोई कोई अफोर्ड कर सकता है। इसलिए उसको माइनस में किया, ठीक है, क्योंकि दिस इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द सेल्स ऑफ आइसक्रीम। एक्चुअल बात ये है कि वीकेंड फ्लैग और टेम्परेचर जो है ये दोनों पॉजिटिव कोरिलेटेड है। कॉजेशन का हमने एक बात की थी, ठीक है। तो टेम्परेचर का इंक्रीज आइसक्रीम की सेल में इंक्रीज कर सकता है, वीकेंड होना आइसक्रीम की सेल में इंक्रीज कर सकता है और पॉजिटिवली कर देगा। तो दैट इज़ वाई हमने इसको प्लस किया। प्राइस ऑफ आइसक्रीम इसको नेगेटिवली कोरिलेट करेगा। प्राइस ज़्यादा होगी तो आइसक्रीम की सेल कम होगी, प्राइस कम होगी तो आइसक्रीम की ज़्यादा होगी। दैट इज़ नेचुरल। सो दिस इज़ हाउ मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। इसमें यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं एज, वेट और न्यू की। ये बेसिकली इसको मैं जूम आउट करूँ अगर, एग्जांपल दी हुई है एज, वेट और ये एक नया वेरिएबल कोई भी कर लिया इसमें, ये बच्चे के बेबी के वेट वाला, ठीक है। ओके, ये इसकी उसमें एग्जांपल है। ओके सो अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो है कि output would be that new variable has a p value that is greater than 0.05 and thus is in। अच्छा, ये significant टेस्ट है। इसको हम बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस टेस्ट क्या होता है और ये इसमें क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फॉर राइट नाउ यहाँ इशू ऑफ हैविंग अ नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन द मॉडल। मल्टीवेरिएट में चूंकि हम कह रहे हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल है, अब ये चीज़ डिटरमिन करना कि क्या कोई वेरिएबल की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो क्या वो चेंज सिग्निफिकेंट है, इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर दैट। उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट टेस्ट करते हैं, उसमें पी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम जो नहीं ये सारा काम करते हैं। 0.05 हम करते हैं या 5% एरर यानी एक्सेप्टेबल है आपका, उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं आप एक्सेप्ट करते। 0.05 का मतलब ये, उससे ज़्यादा तो आप कहते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं। एनीवेज, अच्छा, वेरिएबल इज नॉन सिग्निफिकेंट व्हेन द पी वैल्यू इज़ हाई। पी वैल्यू हाई है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, और पी वैल्यू अगर एक रेंज में है तो वो ठीक है। When standard error is high, it is an indication that there is a high variance within the multiple coefficients generated for multiple samples. Variability ज़्यादा है। When we have a new dataset that is a test dataset, the coefficients do not necessarily generalize for the new dataset. Okay. अब ये इस बात पे आते हैं बेसिकली इशू ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी। ये मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड इशू है। क्या कहता है कि जब आप मल्टीवेरिएट मॉडल जो है वो बिल्ड कर रहे हैं और उस सारे सिनेरियो में आप ये तो देख रहे हैं कि अच्छा हाउ दे दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। हम उसको सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में अभी तक देख रहे हैं कि इसका रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है। मसलन प्रीवियस एग्जांपल में आप देखें तो हम कह रहे हैं सेल्स ऑफ आइसक्रीम के साथ टेम्परेचर के क्या डिफरेंस रिलेशन है, वीकेंड का क्या है, और इसी तरह जो लास्ट वन था प्राइस का क्या डिफरेंस है। लेकिन क्या ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में भी डिपेंडेंट हैं? तो इस फिनोमिनन को हम मल्टी कॉलिनियरिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल वही दी आइसक्रीम वाली एग्जांपल से में, इफ आइसक्रीम प्राइसेस इंक्रीजेस बाय 20% ऑन वीकेंड्स, द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्राइस एंड वीकेंड फ्रेंड आर कोरिलेटेड, ठीक है, with each other. In such cases, one need to be careful when interpreting the results. The assumption that the result of the variables remain constant does not hold true anymore. हमने ये एज्यूम किया हुआ कि वेरिएबल्स जो है ना वो उनका डिपेंडेंट वेरिएबल पे से ताल्लुक है, आपस में कोई नहीं है। तो जब हमने यहाँ पे कह दिया प्राइस और वीकेंड आपस में भी कनेक्टेड हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब है देयर इज इशू ऑफ दिस। We cannot assume that the only variable that changes on a weekend is weekend flag anymore. We may take into account consideration that price also changes on a weekend. The problem translates to at a given temperature, if the day happens to be weekend, sales increase by 0.2 units but decreases by 0.1 as the price। अच्छा, ये उसकी एग्जांपल है, जस्ट एग्जामिनेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये है इशू ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी।
मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन में मज़ीद क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए हमें? अच्छा, कहता है इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर अ रिग्रेशन टू हैव वेरी हाई कोफिशेंट्स। अच्छा, ये एडवाइजेबल नहीं है, आप कर रख सकते हैं लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। कोफिशेंट्स हमारे कौन से हैं? जो हमने बायस और स्लोप मेंशन किए थे, दोज आर आवर कोफिशेंट्स। उसके अलावा वेट्स भी हमारे उसमें कोफिशेंट्स में आता है। Although a regression can have high coefficients in some cases, in general, a high value of coefficient results in huge swing in predicted value, even if the independent variable changes by one unit. For example, if sales is a function of price, ठीक है, अगर सेल डिपेंड करती है प्राइस पे, वेयर सेल अगर यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख माइनस 1 लाख इंटू प्राइस, a unit change of price can drastically reduce sales. अब इस सारे सिनेरियो में आप कह रहे हैं सेल्स हमारी क्या है, ये 10 लाख माइनस 1 लाख इंटू प्राइस। अब ये प्राइस जो भी यहाँ पे होगी वो ये 1 लाख से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक ये इस प्राइस में सिर्फ एक यूनिट का चेंज भी इसको ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। ठीक है, एक यूनिट से ये 10 लाख या उससे ज़्यादा, एक हर यूनिट इंक्रीज पे ये 1 लाख इंक्रीज कर रहा है एक्चुअली। तो in such cases, to avoid this problem, it is advisable to reduce the value of sales by changing it to log sales instead of sales. Normalize करें वैल्यूज़ को, log sales इसकी एक बड़ी typical example है। और penalize the model for having high multitude of weights through L1 and L2 regularization। ये regularization के methods हैं, ठीक है। L1 and L2 शायद आप स्टैट में, मुझे नहीं पता पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन दे शुड हैव टू लर्न नॉर्मलाइजेशन और लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। दे आर टू की वैल्यूज़ है जिससे आप इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ को। और उसके अलावा L1 and L2 रेगुलराइजेशन और ऑल्सो सम मेथड्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है जो कंसिडर आपको करने की, रिग्रेशन शुड बी बिल्ट ऑन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाएंगे जहाँ पे डाटा कम होगा, समटाइम्स आपको डाटा सेट, ऐसे मेडिकल साइंस में खासतौर पे आपको इस तरह के डाटा सेट नहीं मिलते, तो जहाँ पे डाटा पॉइंट्स कम हो वहाँ पे जो इत्तेफाक है वो ये है कि आपके कम से कम मिनिमम 30 डाटा पॉइंट्स होने चाहिए, सो दैट आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन के तौर पे ट्रीट हो। 30 इज़ कंसिडर, 30 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, 30 से कम है तो आप यू शुड कलेक्ट मोर डाटा। ये एक स्टैंडर्ड समझा जाता है और उसको समझा जाता है कि ये एक जो ना आपको क्या कहते हैं, एक नॉर्मल कर्व देता है। तो दिस इज़ व्हाट। अच्छा, कुछ एजम्पशंस हैं लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड। ओवरऑल एजम्पशंस ये हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मस्ट बी लीनियर रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये हमने एज्यूम किया हुआ। ओके, if the level of linearity changes over segment, a linear model is built per segment। अगर ये segment वाइज कोई linear है, मतलब पूरे थ्रू आउट लाइफ साइकिल नहीं है, segment में इसको डिवाइड, तो वो उस segment के लिए सिर्फ linear होगा। There should not be any outliers। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए, ये हमारी assumption है। Error values should be independent of each other। ठीक है, ये हमारी assumption है कि error values जो है वो independent होने चाहिए एक दूसरे से। In a typical ordinary least square method, the error values are distributed on both sides of the fitted line। यहाँ पे एग्जांपल भी शायद दी होगी। यस, फिगर 2.4 है ना। यस, तो ये बेसिकली फिगर 2 प्रेडिक्टेड और एक्चुअल के दरमियान डिफरेंस हम बात करते हैं। तो ये अब देखें, इसमें ये एक लाइन उन्होंने ड्रॉ की है। ओके, a linear regression cannot have errors that are all on the same side or that follow a pattern where low values of independent variables have error of one side while high values of independent variables have errors of। बेसिकली वो कह रही है कि ये जो आपकी लाइन है, आइडियल केस क्या है कि आपके तमाम डाटा पॉइंट्स इसके पास हों। दिस इज द आइडियल केस। एक्चुअल प्रेडिक्टेड में डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो
इस चीज़ को आइडियल जो आपको होना है, हम अज्यूम ये करते हैं कि एरिया वैल्यूज एक दूसरे से ऊपर हैं, यानी कि जितने पॉइंट्स ऊपर हैं इस लाइन से उतने नीचे हैं, ये लाइन मिडल में है। यानी एक्चुअल ऑपरेटर में चाहे वो कुछ डाटा पॉइंट्स हाई हैं या कुछ लो हैं, दे शुड बी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होना चाहिए। फिर होमोसिडाइसिटी, errors cannot get larger as the value of an independent variable increases. Error distribution should look more like a cylinder than a cone in linear regression. 2.5 ये है। तो ये वाला जो एरर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है, दिस इज नॉट गुड, बिकॉज इसमें नजर आ रहा है कि शुरू में एरर कम था और आखिर में बहुत एक्सपेंड कर गया। इट शुड बी लाइक, अगर एरर है तो इट शुड बी लाइक सिलेंडर। अच्छा, इन दोनों मॉडल्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये मॉडल जो आपके पास बना है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस मॉडल में एरर कंसिस्टेंट है। इसका मतलब है मॉडल जैसा शुरू वाले डाटा पे था, आगे आगे डाटा पॉइंट्स पे भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। इसमें मॉडल ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन इन दी एंड इट हैज रिजल्टेड इनटू ग्रेट एरर विच इज़ नॉट गुड। तो ये आपकी मॉडल की कंसिस्टेंसी को बता रहा है कि आपका जो मॉडलिंग प्रोसेस है वो कैसा है। एयर शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर हमने तीनों पॉइंट्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन एरर के लिहाज से जो डिस्कस किए हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नॉन नॉर्मल। आप एक जो आपने सेंट्रल पॉइंट है उसके दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये जो आपकी प्लेटो बनती है, यानी ये प्लेटो से मतलब एक पहाड़ी बनती है, ठीक है, दिस इज द बेस्ट केस जहाँ आपके आप। और ये नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली उस वक्त भी होती है जब आपके पास डाटा इंसफिशेंट हो, या डाटा इम्बेलेंस भी हो सकता है, या कोई आउटलायर मौजूद हो सकता है, तो ये नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाता है। तो आप देखें ये इसकी प्लेटो इस तरफ है, लेकिन ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आप देखें ये इस तरफ ज़्यादा जा रही है, यहाँ से खाली है। तो बेसिकली इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर शुड बी ओनली अ फ्यू डाटा पॉइंट्स दैट हैव अ हाई एरर। कुछ डाटा पॉइंट्स होने चाहिए जिनमें सिर्फ हाई एरर हो, बाकी मेजॉरिटी ऑफ डाटा पॉइंट्स शुड हैव लो एरर, एंड अ फ्यू डाटा पॉइंट्स शुड हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर। दैट इज द एरर शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द वेल फोरकास्टिंग। ठीक है, इसे ओवर फोरकास्टिंग और अंडर फोरकास्टिंग में बेसिकली में कैटेगराइज करते हैं। तो ये है सारी जी एजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जो हम कि हमारा डाटा लीनियरली रिलेटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें आउटलायर्स का रोल कम से कम है, उसके अलावा एरर वैल्यू जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और वो होमोजीनियस है। होमोसिडेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि दे आर सिलेंड्रिकल रादर देन कोन शेप्ड। So this is about that. So today we will keep it here. So